This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी आज की फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से इसके प्रसारित होने पर इसको सुनेंगे और देखेंगे। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकार सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति प्राप्त हुई है। खेमकार सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो है। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, इसका लाभ केवल आपको नहीं मिले, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को नहीं मिले, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिले। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग सेमेस्टर 2 में इसमें बात कर रहे हैं ट्रीटाइज 7 पर, जो उसका चैप्टर है, 9वां चैप्टर है डायग्नोसिस, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और इसमें 2 क्लासेस हम लोगों की हो चुकी हैं। आज पुनः
हम लोग नीति जैन जी का स्वागत कर रहे हैं और हम लोग उसी डायग्नोसिस को उसमें वार्ता करने के उनको आमंत्रित कर रहे हैं। हम लोग उसको शेयर कर दे रहे हैं। ओवर टू। जी सर, थैंक यू सर। सर्वप्रथम सर को मैम को प्रणाम करते हुए सभी साथियों का क्लास में स्वागत है। तो आज हम हमारा बचा हुआ जो डायग्नोस का पार्ट था आगे वाला उसको लेते हैं, जो टाइप 7 चैप्टर 9। तो कल हमने पेज नंबर 113 पे कान के बारे में पढ़ा था कि कान के कलर से हम किस तरह से उसको रिलेट कर सकते हैं कि कान सूजा हुआ है या पतला है, मोटा है। तो उस तरह से हमने पढ़ा था। आज हम हैंड पर आते हैं। इसका नंबर है एन, हैंड। हथेली के अंगूठे जो हथेली हमारा अंगूठा होता है उसका जो सबसे उभरा हुआ भाग होता है, गद्दीदार भाग बोलते हैं इसको। इसको देखकर हम हमारे स्टमक की स्थिति का पता कर सकते हैं। अगर ये यहाँ पर नीले रंग के उभार हो, ब्लू ब्लू कलर का हो रहा है, इसका मतलब स्टमक में कोल्डनेस है। और यहाँ पर लाल लाल कलर के उभार हो तो नेचुरली हीट है। तो हीट को हम लाल रंग से रिलेट करते हैं। तो लाल उभार है तो यहाँ पर स्टमक में हीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टमक में कोल्डनेस का एक उपचार भी हम दे सकते हैं और स्टमक का हीट का उपचार भी हम दे सकते हैं। नेक्स्ट है इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर में इसमें स्पेशली एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट बताया है 2 साल से छोटे बच्चों के लिए। तो एग्जामिन करनी चाहिए हमें और देखना चाहिए कि लेफ्ट इंडेक्स फिंगर बॉयज की देखनी चाहिए और राइट इंडेक्स फिंगर हमको गर्ल्स की चेक करनी चाहिए। तो अगर उसका बॉय और गर्ल में सेम में, मतलब लेफ्ट हमारा बॉयज के लिए और राइट हमारी गर्ल्स के लिए, तो लेफ्ट या राइट दोनों में अगर पहला पोरवा जो फर्स्ट नुकल होता है, ये पहला पोरवा होता है, ये हमारा जो नाखून की तरफ होता है, जो सबसे ऊपर वाला होता है, उसे गेट ऑफ लाइफ कहते हैं। बीच वाला जो जैसे हमें पित्त वाला कहते हैं, जो दूसरा वाला है सेकंड वाला, वो गेट ऑफ की कहलाता है। और जो हथेली से लगा हुआ नीचे वाला, सबसे नीचे वाला होता है, वो गेट ऑफ विंड कहलाता है। तो गेट ऑफ लाइफ, गेट ऑफ की और गेट ऑफ विंड, ये 3 हमारे पोरवे का अलग अलग नाम दिया हुआ है। अब अगर बच्चे की इंडेक्स फिंगर में इन साइड में, यहाँ पे अगर हम इन साइड में देखते हैं, टिप से ऊपर से पाम की तरफ इस तरह से हमें रगड़ना होता है। तो अगर रगड़ते हैं तो जो शिराएं होती है, वेन्यूज होती हैं, वो तीसरे पोरवे यानी कि जो थर्ड वाला है, जो गेट ऑफ विंड है, उसके बाद में दिखाई देती है, यहाँ पर दिखाई देती है। तो उसका समझना चाहिए कि जो पैथोजेनिक फैक्टर का बहुत हल्का अटैक हुआ है, बाहरी रोग कारक का बहुत लाइट अटैक हुआ है। अगर शिराएं हमारी हथेली से दूसरे पोरे यहाँ तक दिखाई देते हैं, गेट ऑफ की तक, यहाँ से यहाँ तक दिखाई देती है, तो इसका मतलब है थोड़ा सा रोग हमारा अंदरूनी चला गया है और थोड़ा सा सीवियर है। लेकिन अगर शिराएं जो होती हैं वो हमारे ऊपर तक, गेट ऑफ लाइफ तक दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि क्रॉनिक है और जीवन के लिए खतरनाक है। तो वो रोग, तो हमें यहाँ से इस तरह से रगड़ते हैं तो हमें इस तरह से पहले पोरवे पे देखना, सेकंड पोरवा और थर्ड पोरवा। थर्ड पोरवे की अगर जा रही है तो इसका मतलब है कि जो डिजीज है वो क्रॉनिक हो गई है और वो जीवन के लिए खतरनाक भी हो सकती है। और अगर ये शिराएं जो होती हैं, वेन्यूज जो होते हैं, ब्लूइश कलर के होते हैं, तो कोल्ड पैटर्न का होता है। और रेड कलर के होते हैं तो ये हॉट पैटर्न का, हीट पैटर्न का होता है। अब नेक्स्ट हम पॉइंट पर आते हैं, स्किन। स्किन या उस पर कोई भी अगर कोई भी निशान आते हैं, कोई भी फुंसी होती है, फोड़े फुंसी होते हैं, उसको भी देखकर हम शरीर के अंदर की स्थिति का पता लगा सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है, किसी की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है, उसका मतलब है लिवर में ब्लड की डेफिशिएंसी है। तो लिवर में ब्लड की डेफिशिएंसी को हम देख सकते हैं कि उसके लिए हम लिवर 8 UB17, लिवर 8, UB17, UB18, UB20, UB23, ST36, SP6 और CV4, ये सारे पॉइंट हम यहाँ पर टोन करेंगे। यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है लिवर ब्लड डेफिशिएंसी, ये हमारे इसके अलावा हम लिवर ब्लड डेफिशिएंसी के लिए 5 पॉइंट और भी हैं जो मैंने दूसरी बुक में से लिए थे। लिवर 3, LI4, गॉल ब्लैडर 20, GB16 और GB20। तो ये भी हम यहाँ पर टोन कर सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट वात को घटाते हैं। ये हम यहाँ पे सेडेड करेंगे तो इसकी ये वात को घटाएंगे। तो लिवर 3 कम करने से लिवर विंड घटती है। LI4 को कम करने से लिवर 3 के साथ अगर कम करते हैं तो फेस की बात निकल जाती है, जिससे फेशियल
जो टिक होता है वो ठीक होता है। गॉल ब्लैडर 20, GB16, GB20 इन पॉइंट को सेलेक्ट करने से लिवर की विंड कम होती है। और लिवर 8 को हम टोन करेंगे। लिवर 8 को यहाँ पर जो हमारा उपचार दिया हुआ है उसे हम टोन करते हैं तो लिवर में ब्लड बढ़ता है। SP6, K3, UB23, UB20 ये पॉइंट्स को अगर टोन करते हैं तो पूरे शरीर में ब्लड की मात्रा हमारी बढ़ जाती है। UB18 को टोन करने से लिवर में ब्लड टोन होता है, लिवर विंड घटती है। और UB17 पर अगर सेकते हैं, मोक्षा करते हैं तो ब्लड टोन होता है और ब्लड की क्वालिटी सुधर जाती है। तो इस तरह से हम लिवर की ब्लड डेफिशिएंसी को ठीक कर सकते हैं। ये हमने ब्लड वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। अब अगर स्किन में बहुत खुजली हो रही है, इची स्किन हो रही है, तो इसका मतलब विंड विंड बढ़ी हुई होती है तभी स्किन में खुजली होती है, हम जानते हैं। तो इसका मतलब लिवर या गॉल ब्लैडर में विंड बढ़ी हुई है, तो इसका हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट है स्किन पर अगर सूजन हो, इन्फ्लेमेशन हो और दबाने से गड्ढा पड़े तो पिटेट टाइप होता है, पिटेट टाइप एडिमा। दबाने से गड्ढा होता है, पिटेट टाइप एडिमा बोलते हैं इसे। तो इसे वास्तविक सूजन सूजन या वाटर एडिमा कहते हैं, मतलब पानी कहीं ना कहीं रुका हुआ है। तो इसका कारण है किडनी यांग डेफिशिएंसी। ये हाइपोथायराइड का भी कारण होता है। ये जो उपचार दे रखा है इसे हम हाइपोथायराइड में भी लगा सकते हैं, ये हमने पहले भी देखा था। इसके लिए हम K3 जो किडनी को टोन करता है, K3, K7, CV4, CV6, GB4, UB23, UB47 और जिंगोंग ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो UB23 और UB47 की लाइन में आता है। इन पॉइंट्स को यहाँ पर हम टोन करके ट्रीट करेंगे। अगर दबाते हैं, हम हाथ से दबाते हैं गड्ढे पर, उंगली से दबाते हैं तो सूजन में गड्ढा ना पड़े तो उसे की एडिमा कहते हैं। वो पिटेट टाइप एडिमा था, ये की एडिमा होता है। इसका कारण होता है स्टैग्नेशन ऑफ की। तो लिवर की स्टैग्नेट कर जाती है, तो लिवर की स्टैग्नेशन के हम यहाँ पर उपचार देंगे। इसके अलावा येलो कलर ऑफ स्किन, अगर स्किन का कलर येलो हो रहा है जॉन्डिस के कारण, हम जानते हैं जॉन्डिस में स्किन भी येलो हो जाती है, आंखों का रंग येलो हो जाता है, पूरा बॉडी ऐसा लगता है जैसे पीली पीली पेल सी पड़ गई हो। तो ब्राइट एंड क्लियर येलो कलर ऑफ स्किन इज ड्यू टू यांग जॉन्डिस कॉज्ड बाय डैम्प हीट। तो डैम्प हीट बढ़ गई है तो उसके कारण में लिवर गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए हम लिवर 14, गॉल ब्लैडर 24, 34, CB12, TW6, LI11, UB18, 19, UB20 और गवर्निंग वेसल 9, इन सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो इससे हम यहाँ पर जॉन्डिस का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। अब स्किन्स पर अगर रक्त की शिराएं, एकदम ब्लड रेड रेड कलर की शिराएं अगर पड़ती हैं, वेन्स जो होती है वो रेड रेड कलर की दिखाई देती हैं, तो इसका मतलब है अंदर फुलनेस की कंडीशन है, भरी हुई कंडीशन है। लाल रंग होता है शिराओं का तो अंदर हीट बढ़ी हुई बताता है। अगर उसका नीली आभा युक्त ब्लूइश कलर आता है तो अंदर कोल्डनेस बढ़ी हुई है। और अगर बैंगनी पर्पल कलर आता है तो अंदर स्टेसिस ऑफ ब्लड, हम जानते हैं स्टेसिस ऑफ ब्लड में हमेशा पर्पल कलर दिखाई देता है। अगर शिराओं का रंग, वेन्स का रंग ग्रीन कलर का होता है तो इसका मतलब अंदर कहीं ना कहीं पेन है। जो बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग होते हैं उनके घुटनों के पीछे ये शिराएं दिख जाती हैं, अक्सर देखा जा सकता है। तो उनका कलर देख के हम देख सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ की है, किस तरह से प्रॉब्लम है, हीट बढ़ी हुई है या कोल्डनेस है या स्ट्रेसिस ऑफ ब्लड है या फिर पेन है, उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं डायग्नोसिस बाय हियरिंग। अब हमने पढ़ देखा था कि हम निरीक्षण करके, देखकर हमने इतने सारे पॉइंट देखे थे, देखकर हम किस तरह से उनका डायग्नोस कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हमने 4 देखे थे, इसमें सेकंड है हमारा सुनकर रोग निदान करना, डायग्नोसिस बाय हियरिंग। कई बार हम जैसे जो पेशेंट आता है तो वो कुछ बोलता है तो उसकी वाणी को देख के कि वो किस तरह से बोल रहा है, उसकी वाणी कैसी है, तेज बोल रहा है, कम बोल रहा है, बहुत लो वॉइस है, बहुत ज्यादा बोल रहा है, बहुत कम बोल रहा है, या उसकी ब्रीदिंग को देख के उसकी सांस तेज चल रही है, कम चल रही है, वो कफ कर रहा है तो किस तरह से, बहुत कई बार कुत्ता खांसी होती है, कई बार बहुत ज्यादा होती है, कई बार बहुत बिल्कुल हल्का 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 खुर जैसे खांसी होती है। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हम देखकर भी, सुनकर भी रोग का डायग्नोस कर सकते हैं। तो उसके लिए वाणी सुन के रोग निदान करने के लिए हम देखते हैं कि अगर रोगी की वाणी, पेशेंट की अचानक से चली जाए, एकाएक बात कर रहा है, सब कुछ कर रहा है और अचानक से लॉस हो जाए वॉइस का, तो इसका मतलब है कि बॉडी पर एक्सटर्नल विंड हीट का अटैक हुआ है। तो हम इसके लिए लंग्स के भी दे सकते हैं, लंग्स के एक्सटर्नल विंड हीट का अटैक के हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। लेकिन अगर वाणी बहुत धीरे धीरे क्षीण हो रही है, बहुत मतलब अभी धीरे 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 कम होती जा रही है, तो इसका मतलब लंग्स की डेफिशिएंसी है। तो लंग्स या फिर की डेफिशिएंसी है या लंग्स की इनडेफिशिएंसी हो गई है। तो उसके लिए हम LU7, LU9, गवर्निंग वेसल 12,
UB13, CV6, CV17, ST36 को टोन करेंगे। और लंग्स इनडेफिशिएंसी में हम LU9, LU10, UB13, GB12, CV4, CV12, CV17, UB38 ये सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पर टोन करेंगे। UB13 हमारा बैक्यू पॉइंट है लंग्स का, तो ये लंग्स के लिए अच्छा पॉइंट है। CV17 हमारा इनिशियल पॉइंट है की का और रेस्पिरेटरी टिश्यूज का। UB38 हमारा ये वीकनेस के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है UB38। तो इन सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पर टोन करके उपचार दे सकते हैं। अगर रोगी की वाणी बहुत तेज और ठीक है, बहुत लाउड बोल रहा है, बहुत तेज आवाज में बोल रहा है, तीखी हो, तो इसका मतलब एक्सेस टाइप का है। हम जानते हैं अगर तेज हो तो एक्सेस टाइप का है, और अगर बहुत ज्यादा धीमी, बहुत ज्यादा पतली, बहुत लो वॉइस में बहुत बात कर रहा है, तो इसका मतलब वो डेफिशिएंसी की कंडीशन है। अगर बात ही ना करना चाहे रोगी, तो इससे पता चलता है कि कोल्ड टाइप का रोग है, और बहुत ज्यादा लगातार बात करता रहे, कुछ कुछ बोलता ही रहे, सामने वाला परेशान हो जाए, तो इसका मतलब वो एक्सेस टाइप का और एक्सेस टाइप का और हीट टाइप का है। तो ये हम यहाँ से पता कर सकते हैं। अगर रोगी बहुत चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं लीवर में प्रॉब्लम हुई है। अगर रोगी बहुत ज्यादा क्षीण और डरी हुई आवाज में, विम्परिंग वॉइस, बहुत लो आवाज में डरी हुई, जैसा कोई डरा हुआ हो, ऐसे बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं लंग्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अगर रोगी कराते हुए आ आ बार बार में इस तरह से कर रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि किडनी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि किडनी हमारा डर का रिलेशन किडनी से है। अब ब्रीदिंग, श्वास सुनकर रोग निदान करना। अगर रोगी की बहुत ज्यादा ब्रीदिंग अगर वो ले रहा है बहुत तेज, और ऐसा लग रहा है कि श्वास, एक तो श्वास लेते हैं तो बहुत हल्की हल्की सी बहुत ध्यान से सुनने पर आवाज आती है, लेकिन वो एकदम बहुत तेज आवाज करते हुए सांस ले रहा है, तो इसका मतलब एक्सेस टाइप का रोग है। और अगर बहुत ही धीमी और पतली श्वास है उसकी, तो वो ले ही नहीं पा रहा है ढंग से, तो इसका मतलब है डेफिशिएंसी टाइप का रोग है। ये हम सांस को देख के, ब्रीदिंग को देख के पता कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं कफ पर। अगर रोगी की खांसी बहुत तेज आवाज और जोर के साथ हो रही है, तो ये हम एक्सेस टाइप का, हर एक पॉइंट पर हम ये देख रहे हैं कि तेज है तो एक्सेस टाइप का है और हीट टाइप का है। अगर रोगी की खांसी कमजोर आवाज के साथ हो, तो इसका मतलब है डेफिशिएंट टाइप का रोग है। नेक्स्ट हम देखते हैं आप सूंघ कर, स्मेल करके हम रोग का निदान किस तरह से कर सकते हैं। कई बार कोई पेशेंट आता है तो उसकी बॉडी से कोई अजीब सी स्मेल आती है, तो उसको भी देखकर हम जैसे कि मान लीजिए दुर्गंध और कटु और खट्टी गंध आ रही हो, तो ये इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं लिवर से हम इसको रिलेट करते हैं कि लिवर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। जली हुई सी स्मेल आती है अगर वो उसकी बॉडी में से, तो वो हार्ट की प्रॉब्लम बता सकता है। स्वीट स्वीट स्मेल, स्वीट मीठी मीठी गंध आती है, तो हम जानते हैं मीठा स्प्लीन से रिलेटेड है। ये हमने जब उनका सबका ये देखा था इनके, तब भी हम जानते हैं कि हर एक ऑर्गन का किस टेस्ट से रिलेशन है। तो हम जानते हैं स्प्लीन का मीठे से रिलेशन है। अगर मीठी स्मेल आ रही है, तो इसमें स्प्लीन में हम प्रॉब्लम देख सकते हैं। बहुत ज्यादा दुर्गंधित आ रही है तो लंग से प्रॉब्लम, इससे रिलेशन होता है। और सड़ी हुई गंध आती है तो वो किडनी से उसका रिलेशन होता है। अब कोई तीव्र दुर्गंध होती है, तो इसका मतलब बॉडी में कहीं ना कहीं हीट बढ़ी हुई है। बढ़ी हुई हीट के कारण भोजन, हम जानते हैं कि हम जो भी भोजन कहीं रखते हैं और बहुत तेज गर्मी है अगर, तो भोजन सड़ने लग जाता है, तो हम उसके लिए उसको फ्रिज में रखते हैं, तो उसको जैसे कि उसका टेम्परेचर कम रहे और वो सड़े ना। तो इसका मतलब है कि अगर किसी की तीव्र गंध आ रही है बहुत ज्यादा उसकी बॉडी में से, तो इसका मतलब है कि भोजन जो भी वो पाचन ढंग से नहीं हो रहा है, और पाचन प्रक्रिया में भोजन सड़ रहा है। तो जैसे फल सब्जी गर्मी में सड़ जाते हैं, उसी तरह से गर्म शरीर में अगर गर्मी बढ़ती है, तो भी बहुत ज्यादा स्मेल, गंदी सी स्मेल, तीव्र स्मेल आने लगती है। अगर कोई भी स्मेल नहीं आती है, तो इसका मतलब कोल्डनेस बॉडी में बहुत ज्यादा है। अब मुंह से सांस के साथ अगर दुर्गंध आती है, तो इससे पता चलता है कि स्टमक में हीट बढ़ी हुई है। सांस के साथ अगर स्मेल आ रही है, दुर्गंध आ रही है, तो स्टमक में हीट आती है। तो इसमें अगर मुंह से साधारण दुर्गंध आती है, तो उसके लिए हम P6, CV12, CV13, SP6, ST21, ST25, 36, 44 और 45 ये सारे पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। और मुंह से बहुत ज्यादा तीव्र दुर्गंध आती है, तो LU7, लिवर 3, H5, H9 और गवर्निंग वेसल 26 और LI4 ये पॉइंट्स यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। CV13 हमारा अच्छा पॉइंट है। ऐसा ही जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये पित्त के लिए, स्टमक कफ के लिए, और कंसप्शन वेसल शरीर का केंद्र होता है। तो ये तीनों इस पॉइंट पर मिलते हैं CV13 पर। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ST21 भी हमारा वेगस नर्व के एब्डोमिनल पोर्शन का पॉइंट है।
ST25 हमारा फ्रेंडशिप पॉइंट है LI का। तो ये इस तरह से हम इन पॉइंट को सेडेट करके उपचार कर सकते हैं। अगर पेशेंट के स्टूल में से और यूरिन में से बहुत ज़्यादा तीव्र, उसमें हम पूछेंगे उससे कि कि स्मेल आती है क्या? तुम जब जाते हो तो स्मेल आती है यूरिन में से, स्टूल में से? तो अगर वो बोलता है कि हाँ, बहुत ज़्यादा तीव्र दुर्गंध आती है, तो इसका मतलब है कि हीट बढ़ी है, तो अंदर कहीं ऑर्गन में हीट बढ़ी हुई है। और अगर यूरिन में दुर्गंध आता है, तो हीट और ह्यूमिड दोनों बढ़ी हुई है, हीट भी बढ़ी हुई है और ह्यूमिडिटी भी बढ़ी हुई है, तो यहाँ कहीं ना कहीं वो इन्फेक्शन है। नेक्स्ट हम आते हैं डायग्नोसिस बाय आस्किंग। अब पूछकर हम कई क्वेश्चन उनसे पूछेंगे, कई क्वेश्चन पूछेंगे, तो उससे भी हम डायग्नोस कर सकते हैं कि वो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। प्यास नहीं लगती है, तो नेचुरल है कि प्यास ही नहीं लग रही, पानी नहीं पीना चाह रहा है, कोल्ड टाइप का रोग है। बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, बार बार पानी पीना चाह रहा है, तो रोग हीट टाइप का है। इसी तरह से चिल और फीवर में हम देख सकते हैं, चिलीनेस, अगर रोगी को ठंड बहुत ज्यादा लगेगी, तो रोगी बाहर ठंड में ना जाना ही नहीं चाहेगा कि नहीं, मुझे ठंड में नहीं जाना है। और अगर इस तरह का पेशेंट होता है, तो वो जो ठंड में नहीं जाना चाहता है, वो भी दो तरह का होता है। या तो उसको अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड कोल्ड होता है, या फिर अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड हीट होता है। इसमें हम देख सकते हैं कि विंड कोल्ड का अटैक सर्दियों में तो होता ही है, लेकिन कभी कभी गर्मियों में भी एक्सटर्नल विंड अटैक, कोल्ड अटैक, विंड कोल्ड हो सकता है, क्योंकि हम एसी से एकदम से गर्मी में जाते हैं, तो भी विंड कोल्ड हो सकता है। इसी तरह से अगर हम हीटर में बैठते हैं सर्दियों में और बाहर जाते हैं, तो वो उसे हम विंड हीट अटैक कहेंगे। तो इस तरह से ये अटैक के कारण भी रोगी ठंड में बाहर नहीं जाना चाहता है। इसके दो रीजन हो सकते हैं। तो जाड़े में अगर चिलिंग होती है, ठंड होती है, तो एक्सटर्नल विंड कोल्ड ज्यादा हम मान सकते हैं। गर्मी में चिलिंग एक्सटर्नल विंड हीट के कारण हो सकती है। विंड कोल्ड इन्वेजन में ज्वर हो सकता है। अगर कोल्ड का अटैक हुआ है, तो एक तो फीवर तो आएगा ही, रोगी बाहर ठंड में नहीं जाना चाहेगा। ये ग्रेटर यांग टाइप का, ट्रिपल वार्मर और गॉल ब्लैडर टाइप का डिजीज का 6 स्टेज पैटर्न जब हम पढ़ेंगे, तो उसमें ये ग्रेटर यांग टाइप का रोग बताएगा। फिर है विंड हीट में, विंड हीट में फीवर बहुत ज्यादा होगा। विंड कोल्ड में ज्वर हो सकता है, लेकिन पक्का नहीं है। लेकिन विंड हीट में ज्वर आएगा और बहुत तेज ज्वर आएगा, और ठंड कम लगेगी। ये हमारा डिफेंसिव की लेवल का, डिफेंसिव की हम जानते हैं, डिफेंसिव की हमारी ऊपर की स्किन पर बहती है। जब हमने की वाला लेसन पढ़ा था, तब हमने ये देखा था। तो उसमें डिफेंसिव की हमारे ऊपर के लेवल पे रहती है। तो ये विंड हीट इन्वेशन में फीवर बहुत ज्यादा रहता है। अगर फीवर तो है, लेकिन ठंड नहीं लग रही है, तो एक्सटर्नल इंटरनल हीट टाइप ऑफ डिजीज भी हो सकता है। और रोग ब्राइट यांग स्टेज का लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक चैनल में हो सकता है। अगर पारापारी, कभी ठंड लग रही है, कभी गर्मी लग रही है, तो एक्सटर्नल विंड कोल्ड और विंड हीट दोनों का अटैक हो सकता है। जैसे कि अगर बाहर जा रहा है, तो सर्दी से गर्मी में या गर्मी में से सर्दी में, तो दोनों टाइप का रोग ये हो सकता है। तो कभी ठंड लग रही है, कभी गर्मी लग रही है। तो ये आक्रमण लेसर यांग स्टेज, ट्रिपल वार्मर और गॉल ब्लैडर चैनल का एक्सिस में हो सकता है। अगर रोगी को सर्दी तो लग रही है, लेकिन कपड़ा ओढ़, जैसे उसने कंबल ओढ़ा, चादर ओढ़ी और ठंड घट गई, तो इसका मतलब है शरीर में यांग की डेफिशिएंसी हुई है और इंटरनल कोल्ड कंडीशन हो गई है, तो उसका हम उपचार दे देंगे। लेकिन अगर ठंड लग रही है और कपड़ा ओढ़ने से भी ठंड नहीं घट रही है, उसे कंबल उड़ा दिया, कई बार हम देखते हैं कि रजाई उड़ा देते हैं, कंबल उड़ा देते हैं, फिर भी वो कहता है नहीं, वो कांपता है, शिवरिंग होती है, तो इसका मतलब इन्फ्लुएंजा ज्वर होता है। कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हुआ है और उससे फीवर आया है। तो व्यक्ति बहुत ज्यादा ठंड से कांपता है और उसको रजाई ओढ़ने से भी ठंडाई कब कभी ठीक उसकी नहीं होती है। रोगी को बहुत हल्का हल्का ज्वर हो, जो थर्ड तीसरे पहर में बढ़ जाए अगर, तो इसका मतलब इनडेफिशिएंसी हुई है। और अगर सिर्फ केवल तीसरे पैर में, अगर दोनों में ये दोनों होता है, रोगी को मंद ज्वर, तीसरे पैर बढ़ जाए, तो भी इनडेफिशिएंसी। और सिर्फ तीसरे पैर में मंद ज्वर हो, तो भी शरीर में इनडेफिशिएंसी होती है। तो ये गर्मी लगती है उसको, इसमें उसका सिम्टम, उसको गर्मी लगने लग जाती है। रोगी को लगातार मंद ज्वर बना रहे, बहुत कम नहीं हो रहा है, कोई भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, लेकिन लगातार हल्का हल्का ज्वर हमेशा बन रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बॉडी में इसका ह्यूमिड हीट टाइप का इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन है कहीं ना कहीं। तो ह्यूमिड हीट टाइप का ये रोग हुआ है। अगर रोगी को मिडनाइट में, मध्य रात्रि में ज्वर हो रहा है, तो इसका मतलब इनडेफिशिएंसी हो गई है। अच्छा, बच्चे को अगर रात में ज्वर हो जाता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रिटेंशन ऑफ फूड हुआ है, उसका पाचन अच्छे से नहीं हो रहा है, फूड उसका रुक गया है, तो उसका मतलब रात को उसको ज्वर हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वेटिंग, पसीना।
रोगी का हम अब पसीना हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि पसीना रोगी के किस शरीर के कौन से भाग में आ रहा है, किस समय आता है, कितनी मात्रा है उसकी, क्वालिटी कैसी है उसकी। तो इसके बारे में ये अलग-अलग अगर जानकारी लेते हैं, किसी को पसीना बहुत ज़्यादा आता है, किसी को कम आता है, तो हम जानते हैं कि अगर पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो ये डेफिशिएंट कंडीशन होती है और अगर पसीना बहुत कम आ रहा है, तो ये एक्सेस कंडीशन होती है। स्वेटिंग मीन्स डेफिशिएंट कंडीशन, पसीना आने का मतलब है शरीर में कमी। नो स्वेटिंग, स्वेटिंग नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि शरीर में अधिकता, एक्सेस की कंडीशन है। स्वेटिंग में बी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ यांग और यांग डेफिशिएंसी, और या तो इनकी डेफिशिएंसी हुई है या फिर यांग की डेफिशिएंसी हुई है। अब पसीना नहीं आ रहा है तो यांग या गर्मी की अधिकता या नम गर्मी, ह्यूमिड हीट बढ़ी हुई है, उसके कारण भी पसीना नहीं आता है, पसीना बिल्कुल भी उसके कारण भी नहीं आता है। सर के क्षेत्र में पसीना, अगर ये हमारा सर के क्षेत्र में पसीना आ रहा है, तो स्टमक का प्रॉब्लम हो सकता है। तो स्टमक में गर्मी बढ़ी हुई है या ह्यूमिड हीट बढ़ी हुई है, तो उसके कारण सर के क्षेत्र में हमारे सर में ऊपर की तरफ पसीना आता है। अब इसका भी एक और जैसे ललाट पर, यहाँ या हमारा ललाट क्या है, ललाट पर अगर पसीना आ रहा है, तो इसका मतलब है हमारा स्प्लीन और स्टमक कहीं न कहीं डेफिशिएंट है। तो स्प्लीन की डेफिशिएंसी का या स्टमक डेफिशिएंसी का हम यहाँ पर ट्रीटमेंट देंगे। अगर हाथों में पसीना आ रहा है, हाथों में या पूरी बॉडी में पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब है लंग्स की डेफिशिएंसी हुई है। दोनों में, ये नीचे वाला भी इसमें पॉइंट है, सारे शरीर में पसीना आने का कारण भी लंग्स की डेफिशिएंसी है और हाथों में हमारे यहाँ पे भी पसीना आ रहा है, तो इसका कारण भी लंग्स की डेफिशिएंसी है। इसके बाद ये हमारे दोनों हथेलियों में, दोनों तलवों में और उसके बाद चेस्ट में, ये 5 सर क्या बोलते हैं इनको? 5 पाम पाम हीट। हाँ, 5 पाम हीट बोलते हैं। तो हम्म, ये 5 जगह होता है, तो अगर यहाँ पर पसीना आ रहा है, तो इनडेफिशिएंसी हुई है। तो हम यहाँ पर इनडेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। उसके अलावा हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन-सी ऑर्गन में इनकी डेफिशिएंसी हुई है। तो इनकी डेफिशिएंसी के कारण 5 पाम हीट का प्रॉब्लम हो जाती है। अगर दिन में पसीना आ रहा है, तो यांग डेफिशिएंसी है। रात को पसीना आ रहा है, तो ये इनडेफिशिएंसी बताती है। फिर इसके बाद में लगातार ज़्यादा ठंडा पसीना, पसीना तो आ रहा है और पसीने का हम हाथ छूते हैं तो पसीना एकदम ठंडा-ठंडा हो रहा है। तो एकदम से ऐसा लगता है कि यांग अचानक से बहुत ज़्यादा डेफिशिएंस हो गया है, डेफिशिएंसी हो गई है। और ललाट पर, ये ललाट पर पसीना हमने देखा था कि पहले हमने देखा था ललाट पे पसीना हमारा स्प्लीन और स्टमक से रिलेटेड था। स्प्लीन और स्टमक की डेफिशिएंसी था। अगर ललाट पे पसीना आ रहा है, लेकिन बूँद-बूँद पसीना, हल्का-हल्का पसीना आ रहा है और ऐसा लग रहा है हाथ लगाओ तो जैसे ऑयली हो, ऑयली पसीना है, तो इसका मतलब यांग बहुत ज़्यादा गिर गया है, यांग की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो गई है और ये क्रॉनिक कंडीशन हो जाती है। क्रॉनिक कंडीशन में एक डेथ का भी खतरा हो सकता है। अगर पसीना ऑयली होता है, चिकना होता है, तो यांग की डेफिशिएंसी जैसा कि हमने अभी देखा था। अगर पीले रंग का पसीना है, पसीने का कलर भी होता है, वैसे तो पसीने का कोई कलर नहीं होता है, लेकिन अगर पसीना येलो कलर का आ रहा है, तो इसका मतलब है शरीर में ह्यूमिड हीट बढ़ गई है। ह्यूमिड हीट का कहीं न कहीं इन्फेक्शन है, तो वो ह्यूमिड हीट बढ़ी हुई है, तो उसका हमें ट्रीटमेंट देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, सिर दर्द, हेडेक। अब चिकित्सकों को सर दर्द का भी कई बार सर दर्द भी कई तरह के होते हैं, अलग-अलग एरिया में भी हो सकते हैं, अलग-अलग टाइप के सर दर्द हो सकते हैं, कभी धूप से हो सकता है, कभी ठंड से हो सकता है, अलग-अलग तरह के सर दर्द होते हैं। तो सर दर्द कब स्टार्ट हो रहा है, कितने समय से हो रहा है? कई बार ये होता है कि सुबह उठ रहे हैं, सर दर्द हो रहा है, इतने इतने घंटे रहता है, फिर खत्म हो जाता है। तो ये अलग-अलग टाइम पे होता है और कितनी देर तक रह रहा है, ये हमें देखना चाहिए। किस समय हो सा सर दर्द होता है, सर के किस भाग में होता है, सर के टेम्पोरल रीजन में हो रहा है, ऑसिपिटल रीजन में हो रहा है, तो अलग-अलग भाग में हम देखते हैं कि किस भाग में दर्द हो रहा है। फिर सर दर्द अभी कुछ समय से प्रारंभ हुआ है, तो इसका मतलब है कहीं न कहीं एक्सटर्नल विंड अटैक का उसको हुआ है। और अगर सर दर्द पुराना हो गया है और धीरे-धीरे बढ़ रहा है, बहुत पुराना है, क्रॉनिक है और धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब इंटरनल, कहीं न कहीं इंटरनल कोई न कोई प्रॉब्लम है। दिन के समय सर का दर्द का कारण यांग या फिर की डेफिशिएंसी है और शाम के टाइम अगर सर दर्द होता है, तो या तो इनकी डेफिशिएंसी है या फिर ब्लड की डेफिशिएंसी है। ये हमने ब्लड वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। ब्लड वाले चैप्टर में भी देखा था कि हमें ब्रेन से रिलेटेड होता है। तो ब्रेन को अगर ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो नेचुरल है कि सर में दर्द शुरू हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन हमारा बिना ब्लड के, ब्रेन को बहुत ब्लड चाहिए होता है। तो हार्ट अगर ब्लड पंप कर रहा है, ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रहा है, ब्लड की डेफिशिएंसी है, तो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगा, तो वो सर में दर्द हो जाएगा।
इसके बाद में हम देखेंगे ललाट का सर दर्द अमाशय में या तो स्टमक में, जैसा हमने पढ़ा था, गर्मी या तो हीट बढ़ती है, या फिर लार्ज इंटेस्टाइन या फिर स्टमक चैनल एक्सेस में ब्लड की कमी से भी ये हो जाता है। ब्लड की कमी से हेडेक बहुत होता है, ये हमने ब्लड वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ा था। नेक्स्ट है हेडेक इन टेम्पल्स, कनपटी। ये हमारे कान के आसपास जो होता है, ये वाला, ये कान के आसपास होता है, ये हमारा कान के पास पर जो दर्द, कनपटी का दर्द कहते हैं। और साइड ऑफ हेड, सर के पांच भाग का दर्द होता है, ये हमारा लेसर यांग स्टेज का होता है, जो कि हमारा ट्रिपल वार्मर और गॉल बेटर लॉन्ग चैनल कहलाता है। ये हमारा कई रीजन से हो सकता है। एक तो एक्सटर्नल विंड कोल्ड अटैक हो जाता है, इसे लेसर यांग, जो कि ट्रिपल वार्मर गॉल बेटर मेरिडियन एक्सिस का बोलते हैं। एक्सटर्नल विंड हीट का अटैक हो सकता है लेसर यांग पे, जो भी ट्रिपल वार्मर और गॉल बेटर मेरिडियन का एक्सिस का हो सकता है। थर्ड इसका रीजन हो सकता है इंटरनल लिवर एंड गॉल ब्लैडर हीट राइजिंग। लिवर और गॉल ब्लैडर में हीट बढ़ गई है, एकदम से बढ़ गई है, तो भी सर में दर्द हो सकता है। लिवर में हीट बढ़कर अगर कनपटी का दर्द होता है, तो ये हम जो माइग्रेन के पॉइंट है हमारे चार, लिवर 2, लिवर 3, गॉल ब्लैडर 13, गॉल ब्लैडर 20, ये हम सेलेक्ट करके उपचार देंगे। गॉल ब्लैडर में हीट बढ़कर सर के पांच भाग में, सर के पीछे के भाग में दर्द होता है, तो गॉल ब्लैडर 24, गॉल ब्लैडर 34, लिवर 14, सीवी 12, ट्रिपल वार्मर 6, एलआई 11, यूबी 18, 19 और 20, ये पॉइंट्स यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। तो इन पॉइंट को सेलेक्ट करने से गॉल ब्लैडर में जो हीट बढ़ी हुई है वो कम हो जाएगी। अब वर्टेक्स हेडक, वर्टेक्स हेडक होता है हमारा ड्यू टू डिजीज इन द इंटरनल टर्मिनल इन पेरिकार्डियम और लिवर जनरल एक्सिस जो होता है, उसके कारण ये हमारा वर्टेक्स हेड होता है। तो ये हमारा ज्यादातर लिवर ब्लड डेफिशिएंसी होता है। लिवर ब्लड डेफिशिएंसी जब होती है, सर के ऊपरी भाग में सर दर्द, जो सर का ऊपर का भाग होता है, ये हमारा वर्टेक्स वाला कहलाता है। तो लिवर में ब्लड डेफिशिएंसी होती है, या फिर पेरिकार्डियम या लिवर चैनल एक्सेस में कहीं ना कहीं कोई डिजीज आई है, तो उसके कारण होती है। तो उसके लिए हम P6, लिवर 2, लिवर 3, गवर्निंग वेसल 25, 26, SP6, ये सारे पॉइंट को हम यहाँ पर टोन करेंगे। P6 हमारा इनर पास कहलाता है, अच्छा पॉइंट है। लो बीपी, छाती में दर्द, वात दोष, पित्त दोष, इनका वात पित्त कफ तीनों के दोष का ये अच्छा पॉइंट है। लिवर 2 फायर पॉइंट है, लिवर 3 हैप्पी काम पॉइंट कहलाता है हमारा, ऐसा ही। और अच्छा, नेक्स्ट है हमारा हेडेक इन द होल हेड इज ड्यू टू अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड कोल्ड। पूरे सर में अगर दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब है विंड कोल्ड अटैक हुआ है, एक्सटर्नल विंड कोल्ड हुआ है। तो सारे शरीर में अगर सर दर्द का कारण अगर पूरा का पूरा पूरे के पूरे सर में दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब एक्सटर्नल विंड कोल्ड हुआ है। तो उसके लिए हम यहाँ पर LU7, LI4, UB12, GB14, CV17, ये सारे पॉइंट हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। CV17 हमारा अच्छा पॉइंट है, ब्रोंकाई का बेस्ट पॉइंट होता है CV17 हमारा। फिर पेन इन नेप ऑफ नेक, गर्दन के पीछे, ये पीछे की तरफ गर्दन में, यहाँ इस तरह सर में दर्द हो रहा है, तो ये हमारा ग्रेटर यांग चैनल, स्मॉल इंटेस्टाइन और यूरिनरी ब्लैडर चैनल एक्सिस है, उसके कारण हो सकता है। तो यहाँ पे हम SI3, SI6, UB10, UB60, LU7, LI4, GB14 और GB16, ये पॉइंट यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। SI3 हमारा गवर्निंग वेसल का मास्टर पॉइंट है। UB10 मेडुला ऑब्लोंगेटा का बहुत अच्छा पॉइंट है, हम जानते हैं। UB60 फायर पॉइंट है। GB14 हमारा फीवर, एलर्जी, इन्फेक्शन, बहुत अच्छा पॉइंट है, हम जानते हैं। हमेशा फीवर के लिए हम GB14 यूज करते हैं। SI6 हमारा ये जी का पॉइंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। इन पॉइंट को हम यहाँ पर सेलेक्ट करके ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये दो तरह का हो सकता है, जो गर्दन के पीछे होता है। अगर एक्सटर्नल विंड कोल्ड का अटैक होता है, तो ये हमने पहले भी देखा था, LU7, LI4, UB12, GB16 और CV17, इन पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे। और इंटरनल किडनी डेफिशिएंसी, अगर किडनी की भी डेफिशिएंसी हो गई है, तो भी ये पॉइंट यहाँ पर हमें सर दर्द पूरे गर्दन के पीछे की तरफ हो सकता है। तो हम यहाँ पर K3, CV4, UB23, UB47, GB4, ये तीनों पॉइंट एकदम पास पास आते हैं। इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पर हम K3 हमारा किडनी को टोन करता है, तो हम यहाँ पर इन पॉइंट्स को टोन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ हेडेक। अगर सर भारी लगता है, हैवी हैवी ऐसा लगता है, सर में भारीपन है, ऐसा लगता है सर के ऊपर बहुत बोझ रख दिया है, तो ये ह्यूमिडिटी या बलगम के कारण है। और सर के अंदरूनी भाग में जो दर्द है, तो वो मस्तिष्क को ऐसा लगता है कि अंदर ब्रेन में अंदर चोट पहुंचा रहा हो, तो ये किडनी की डेफिशिएंसी के पॉइंट सेम है। K3, CV4, UB23, UB47, GB4, जो अभी हमने ऊपर देखे थे, तो वो पॉइंट हम टोन करेंगे। UB27 वैक्यू पॉइंट है किडनी का, और UB47
पौरुषत्व का महल कहलाता है। किडनी की ऊर्जा को ये मजबूती देता है। अब नेक्स्ट हम पॉइंट पर आते हैं, डिस्टेंडिंग पेन और थ्रॉबिंग पेन। भारीपन का दर्द, जैसे टपकन एकदम से कभी हो रहा है फिर ठीक हो रहा है, हो रहा है ठीक हो रहा है, इस तरह से स्पंदन वाला दर्द हो तो लिवर यांग राइजिंग होता है। तो लिवर यांग राइजिंग के लिए हम लिवर 3, लिवर 8, UB18, SP6, K3, गॉल बेटर 20 और GB16, ये सारे पॉइंट यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। लिवर यांग राइजिंग में हमारा रोगी को पहले इसमें किडनी इनडेफिशिएंसी होती है, पानी की कमी से, जैसे पानी की कमी होती है तो पौधा जो होता है वो कम पोषण पाता है, तो कुछ समय बाद लिवर इनडेफिशिएंसी भी हो जाती है। कुछ समय बाद फिर लिवर का यांग एक्सेस हो जाता है और ऊपर सर में चढ़ जाता है। उससे हेडेक होता है, शाउटिंग एंगर होता है, डिजीनेस हो जाती है, वर्टिगो, टिनिटस, डीफनेस, इंसोमिया, ड्राई माउथ और थ्रोट भी ड्राई हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, आंखें सूखी हो जाती हैं, टायर्डनेस हो जाती है, नेल्स टूटे, ब्रिटल नेल्स हो जाते हैं, टंग की जो साइड्स होती हैं वो रेड होती हैं और उनपे कोई कोटिंग नहीं होते हैं। ये सिम्टम्स आते हैं, ये एम्प्टी हीट के लक्षण होते हैं। लिवर यांग राइजिंग से होने वाला सर दर्द जो होता है वो ज्यादातर सर के राइट साइड में होता है, दाएं भाग में होता है, और ब्लड डेफिशिएंसी के कारण जो होने वाला सर दर्द होता है वो ज्यादातर सर के ये लेफ्ट साइड में होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर ये वाले पॉइंट जो हमने देखे हैं ये पॉइंट्स हम सेलेक्ट करेंगे। लिवर 8 यहाँ पर बॉडी फ्लूइड्स की कमी को दूर करता है। UP18 हमारा बैक्शू पॉइंट है लिवर का। गॉल ब्लैडर 20 वात का तालाब है। GB60 और GB16 भी यहाँ पर वात का तालाब है, और GB16 तो हम किसी भी फीवर में, इन्फेक्शन में हम यूज करते हैं। फिर है हमारा सर में छोटे से स्थान पर सुई से गड़ना। सर में किसी एक जगह पर ऐसा लगता है जैसे सुई गड़ने जैसा दर्द हो रहा है, तो ये स्टेसिस ऑफ ब्लड है। तो स्टेसिस ऑफ ब्लड में हमने ब्लड का चैप्टर में पढ़ा था कि ब्लड स्टेसिस में भी हमने देखा था कि कैसे ब्लड स्टेसिस होता है, ब्लड कहीं रुक जाता है तो उसकी ब्लीडिंग भी होने लगता है, तो उसके हम यहाँ पर ट्रीटमेंट देंगे। अब सर दर्द हो रही है, उसके साथ में सर दर्द के साथ में जैसे बाहर कहीं हवा चल रही है, ठंडक है, तो वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो मतलब ऐसे एक्सटर्नल अटैक हुआ है, विंड कोल्ड का अटैक हो सकता है इसमें। ठंड से दर्द बढ़ गया है तो ये ड्यू टू कोल्ड टाइप, ये कोल्ड टाइप की है, और गर्मी से दर्द बढ़ रहा है अगर, तो ये हीट टाइप की डिजीज कहलाएगा। थकान से दर्द, कई बार बहुत ज्यादा थकान जाती है, टायर्डनेस हो जाता है, तो उससे दर्द बढ़ जाता है, और रेस्ट करते हैं तो दर्द घट जाता है, तो ये किडनी की डेफिशिएंसी है। तो इसमें किडनी की डेफिशिएंसी के पॉइंट लगा सकते हैं और किडनी यांग डेफिशिएंसी के भी पॉइंट हम दे सकते हैं। फिर डिजीनेस, चक्कर आना। अगर अचानक से चक्कर आ गया तो ये एक्सेस कंडीशन है, और धीरे धीरे चक्कर बढ़ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं डेफिशिएंट कंडीशन है। चक्कर भी 4 प्रकार के होते हैं। सीवियर डिजीनेस, एक तो बहुत जोर से इसमें सारे, ऐसा लगता है आप खड़े हो पूरा पूरा जहां पर आप खड़े हो हर चीज घूम रही है गोल गोल, तो व्यक्ति संतुलन खो देता है, गिर पड़ता है वो। ये इंटरनल विंड बढ़ी हुई है, कहीं ना कहीं विंड बढ़ी हुई है, तो इसके लिए हम लिवर 3, लिवर 8, UB18, GB16 और GB20 गॉल ब्लैडर 20, ये पॉइंट तो सेलेक्ट करेंगे, और SP6 और K3, ये 2 पॉइंट यहाँ पर हम टोन करेंगे। स्लाइट डिजीनेस, थोड़ा थोड़ा चक्कर आता है तो सर भारी हो जाता है, आंखों के आगे ऐसा लगता है जैसे अंधेरा सा छा गया, कुछ दिख नहीं रहा, एकदम से अंधेरा छा जाता है, और मुजीनेस ऑफ हेड हो जाती है। ये सर में बलगम की रुकावट होती है। सर में बलगम अगर हो जाता है, बलगम अगर रुक गया, बलगम बहुत रोग कारक घटक होता है, जहां जहां बलगम बनता है या अवरुद्ध होता है वहीं पर रोग उत्पन्न हो जाता है। तो बलगम भी कई तरह का होता है, बलगम का फॉर्म होता भी, दिखता भी है और दिखता नहीं भी है। तो ये स्प्लीन डेफिशिएंसी के कारण भी बलगम हो जाता है, लंग्स के कारण बलगम बनता है, और किडनी के कारण बलगम बनता है। सबसे ज्यादा बलगम स्प्लीन के कारण बनता है। तो ये इसके भी बहुत सारे अलग अलग बलगम के तरीके अलग अलग वो होते हैं, डायग्नोस हम करेंगे, तो आगे हम जब बलगम पढ़ेंगे तो उसके अलग अलग हम देखेंगे। तो बलगम की अगर गुआउट हो जाती है तो ये भी, तब भी चक्कर आने लग जाते हैं। थोड़ा चक्कर आना, ये चक्कर थकान, जब थकान आती है तो चक्कर बढ़ जाता है, तो ये हमारा लंग्स की डेफिशिएंसी के हम यहाँ पर उपचार देंगे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं लंग्स की डेफिशिएंट हो गई है, तो थोड़े थोड़े से चक्कर आते रहते हैं और थक जाते हैं तो ज्यादा हो जाते हैं। अचानक से एकदम से चक्कर आने लग जाए तो एक्सेस कंडीशन है, तो इसमें लिवर एक्सेस हो जाता है, तो लिवर एक्सेस के हम यहाँ पर ट्रीटमेंट देंगे। नेक्स्ट है पेन इन द होल बॉडी।
पूरे शरीर में अगर दर्द हो रहा है तो ये कहाँ कैसे किस तरह से हो रहा है उसको हम देखते हैं। एकाएक सारे शरीर में दर्द होता है और एकदम से शिवरिंग होने लगती है और फीवर आ जाता है, तो विंड कोल्ड का अटैक हुआ है। सारे शरीर में दर्द भी है और थकान भी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो की डेफिशिएंसी और ब्लड की डेफिशिएंसी है। अगर कहीं न कहीं डिलीवरी के बाद में किसी के महिला के पूरे बदन में दर्द हो रहा है, अगर दर्द बहुत मंद-मंद है, तो इसका मतलब ब्लड डेफिशिएंसी हो रही है। बहुत तेज़ दर्द है, तो ब्लड रुक गया है, ब्लड स्टेसिस हो गया है। अगर वो चल चल रही है और हाथों, बाहों और कंधों में दर्द हो रहा है, तो लिवर की स्टैग्नेट कहीं न कहीं कर गई है। तो लिवर की स्टैग्नेशन के लिए हम लिवर 3 3, 13, 14 लिवर के 3 पॉइंट है, लिवर 3, 13, 14, गॉलब्लैडर 34, TW6, P6 ये सारे पॉइंट हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब सारे मसल्स में अगर दर्द हो रहा है और मांस में ऐसा लग रहा है गर्माहट है, तो इसका मतलब है स्टमक हीट बढ़ी हुई है। तो स्टमक में हीट बढ़ी हुई है तो हम स्टमक 21, 44, 45, CV12, CV13, P6, SP6 ये सारे पॉइंट को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। 84, 44 हमारा वाटर पॉइंट है। तो ये भारीपन के साथ इसमें और अगर भारीपन के साथ दर्द हो रहा है तो ह्यूमिडिटी ऑब्स्ट्रक्शन मसल्स तो जो हमारे मसल्स में ह्यूमिडिटी रुक गई है, वहां पे ह्यूमिडिटी आ गई है, तो उसके कारण भारीपन के साथ सर दर्द ये हमारा पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा जॉइंट्स पेन। जॉइंट पेन को भी हम आगे भी देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे, कई हमारे उसमें है जॉइंट पेन किस तरह से होते हैं। अगर जॉइंट में पेन एक जोड़ से दूसरी तरफ चलने वाला है, मूविंग पेन कहलाता है ये। अगर इस तरह से है तो विंड के कारण हो रहा है। अगर एक ही स्थान पर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो वो कोल्ड से हो रहा है। और एक स्थान पर दर्द भी हो रहा है और स्वेलिंग भी है और सुन्नपन है, ऐसा लग रहा है जैसे वहां पे फीलिंग कम हो रही है, सुन्नपन आ रहा है, तो वो ह्यूमिडिटी कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है, उसके कारण हो रहा है। बैक एक पीठ में दर्द, पीठ में अगर हर टाइम दर्द रहता है तो इसका मतलब है कि मंद मंद हर हर समय मंद मंद दर्द रहता है, तो किडनी की डेफिशिएंसी हुई है। तो हम इसके लिए K3, CV4, UB23, UB47 और GB4 इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पर हम टोन करेंगे। इसके अलावा पीठ में अचानक से तीव्र दर्द हो रहा है और कड़ापन स्टिफनेस आ गया है, तो बैक स्प्रेन कॉजिंग ब्लड में कहीं रुकावट हो गई है, तो इन पॉइंट्स को हम यहाँ पर ब्लड स्टेसिस के पॉइंट्स को यहाँ पर हम सेलेक्ट करके ट्रीट करेंगे। पीठ में अगर तीव्र दर्द हो रहा है और दर्द हमारा या तो सर्दी के कारण या ह्यूमिडिटी हो रही है तो बढ़ रहा है, और अगर हम वहां पर कहीं गर्म पानी से या गर्म कपड़े से सेक करते हैं तो वो घट रहा है, तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि एक्सटर्नल कोल्ड का या ह्यूमिडिटी का ये बैक मेरिडियन में अटैक हुआ है कहीं ना कहीं। पीठ में सुई की ऐसा लग रहा है कि सुई गड़ रही है, बिल्कुल दर्द बहुत तीखा हो रहा है एक जगह पर, और घुमा नहीं पा रहे, कमर को हिला नहीं पा रहे हैं, तो ब्लड स्प्रेसिस हुआ है। तो इसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे पॉइंट्स को। और पीठ का दर्द अगर शोल्डर्स तक चले जाता है तो एक्सटर्नल अटैक हुआ है। एक्सटर्नल विंड कोल्ड अटैक हो सकता है, विंड हीट अटैक हो सकता है, ये कोई भी पेन यहाँ पर हो सकता है, तो इसके हम यहाँ पर पॉइंट देंगे। नंबनेस सुन्नपन अगर आ रहा है, अगर हाथों में और पैरों में दोनों साइड आ रहा है, और नमनेस आर्म्स और लेग्स दोनों साइड आ रहा है, तो इसका मतलब ब्लड डेफिशिएंसी हुई है। ब्लड डेफिशिएंसी के कारण ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा है, ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा तो सुन्नपन आने लगेगा। अगर फिंगर्स आर्म्स और एल्बो ऑफ वन साइड सिर्फ एक साइड में ही आ रहा है, एक साइड की में ही फिंगर आर्म्स और एल्बो में हो रहा है, तो इंटरनल विंड और बलगम, या तो बलगम रुका हुआ है कहीं पर और इंटरनल विंड बढ़ी हुई है, तो उसके कारण ये सुन्नपन आ सकता है। हाथ की अगर पहली 3 उंगलियों में सुन्नपन हो, ये हमारी 3 उंगलियों में सुन्नपन है, तो ये इसका मतलब हम इसको ले सकते हैं पैरालिसिस का अटैक हो सकता है। तो उसके लिए हम पहले से ही सावधान हो सकते हैं और उसका उपचार हम गंभीरता से कर सकते हैं। अब है छाती और पेट, थॉरेक्स और एब्डोमेन की तरफ हम आते हैं। पेन इन थॉरेक्स, थॉरेक्स में अगर पेन होता है तो ये हार्ट और लंग्स को कहीं ना कहीं बताता है कि हार्ट और या लंग्स में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। शरीर के पीछे के भाग में पांच भाग में अगर दर्द होता है तो लिवर या गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम हो बताता है। पेट में अगर दर्द होता है तो हम जानते हैं लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इन तीनों में ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। पेन इन चेस्ट, छाती में दर्द होता है तो स्ट्रेसेस ऑफ ब्लड इन हार्ट, हार्ट में स्ट्रेसेस ब्लड स्ट्रेसेस हो सकता है, ये यांग की डेफिशिएंसी के कारण होता है। तो इसके लिए हम P6, H5, CV6, CV17, UB15 और GB4, तो पहले तो हम इनको यहाँ पर सेडेट करेंगे, 2-3 दिन तक हम यहाँ पर सेडेट करेंगे, 2-3 दिन के बाद फिर हम यहाँ पर इन पॉइंट्स को टोन करेंगे।
खांसी के साथ अगर छाती में दर्द होता है या पीला गलगम बलगम सा निकलता है खांसी के साथ बहुत ज्यादा, तो लंग्स में हीट बढ़ी हुई है, तो उसके लिए हम LI4, LI11, LU11, GB14, GB16, UB12 और GB20, तो इन पॉइंट्स को यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। GB14 जहां पर भी इंफेक्शन, ये फीवर टाइप होता है, बलगम होता है, GB14 हमारा बहुत अच्छा पॉइंट है, इनको ये हर जगह आ रहा है। हाइपोकॉन्ड्रिया में अगर भारीपन और तनाव है तो इसका मतलब लिवर की स्टैग्नेट कर गई है, तो लिवर की स्टैग्नेशन के लिए हम जानते हैं 3 पॉइंट, लिवर 3 13 14, GB34, TW6, P6, ये सारे पॉइंट यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। एक सेकंड मैडम, जहां पर देखिए आप लोग सुन लीजिए, जहां पर सिडेशन लिखा ना, स्टेटस ऑफ ब्लड इन हार्ट ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ यांग, जहां कहीं सिडेशन के बाद आपको टोन करना हो, वहां कोशिश करिए कि 2-3 दिन आप जैसे सिडेट कर रहे हैं, उसके बाद 1-2 दिन मेथी लगाइए और उसके बाद तब धीरे धीरे टोन करिए, इकट्ठा टोन मत करिए, क्योंकि आप एनर्जी या तो नाप लीजिए, या तो एनर्जी नापिए इन पॉइंट्स पर, P6, H5, CV6 17, UB15, अगर एनर्जी नहीं नाप पा रहे हैं तो आप उसको पहले 2-3 दिन लगाइए, सीड करिए, फिर आपको लगाइए मेथी और तब तो जी सर। अब हाइपोकॉन्ड्रियन में अगर भारीपन और तनाव है तो लिवर की स्टैग्नेशन है, लेकिन बहुत ज्यादा पेन है तो इसका मतलब लिवर ब्लड स्ट्रेसिस है, तो लिवर ब्लड स्ट्रेसिस के लिए हम लिवर 3, गॉलब्लैडर 34, UB17, UB18, SP10 और CB6, ये सारे पॉइंट्स हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। एपिगैस्ट्रियम, सामने का अधिजठर यानी कि ऊपर का पेट का भाग जो होता है, हमने देखा था पेट के जो 9 पार्ट हमने बताए थे, उसमें ऊपर का जो पार्ट होता है एपिगेस्ट्रियम कहलाता है। वहां अगर भोजन रुक गया है, भोजन उसके कारण दर्द हो रहा है, या फिर स्टमक हीट के कारण दर्द हो रहा है वहां पर, तो ये 4 प्रकार का हो सकता है। या तो पेट में भोजन रुक गया है, डाइजेशन सही नहीं हो रहा है, खाने के बाद होता है ये पेट में दर्द, तो उसके लिए हम P6, SP4, CV10, CV13, HT21, HT44, HT45, ये सारे पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर CV10 पर उपचार देने से शरीर के मध्य का जो पित्त होता है, वात पित्त होता है, ये ठीक हो जाता है। इसके अलावा HT34 जी क्लैश पॉइंट है हमारा, HT34 अभी आगे आएगा, ये जी स्टमक का बेस्ट पॉइंट है। स्टमक में अगर हीट बढ़ी हुई है तो भी एपिगेस्ट्रियम में पेन हो सकता है, तो उसके लिए हम P6, SP6, CV12, CV13, HT21, HT44, HT45, ये HT21, HT44, HT45, ये बहुत अच्छे पॉइंट हैं जो बहुत सारी जगह हमारे आए हैं, तो इन पॉइंट्स को यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। फिर है हमारा दर्द अगर मंद हो तो डेफिशिएंसी ऑफ कोल्ड इन स्टमक, मतलब स्टमक में कोल्ड हो गया है और डेफिशिएंसी हो गई है, तो हम यहाँ SP4, HT21, HT34 और CV13, यहाँ इन पॉइंट्स को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। CV13 पर अगर उपचार देते हैं तो हार्ट, स्प्लीन, स्टमक, लंग्स की ऊर्जा बैलेंस हो जाती है और शरीर के मध्य भाग का तनाव घट जाता है, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है CV13 हमारा, इन पॉइंट्स पर हम यहाँ उपचार देंगे। अगर खाने से दर्द घट जाता है तो इसका मतलब है डेफिशिएंसी टाइप है, कि डेफिशिएंसी हो रही है, तो हम यहाँ पर स्टमक को यहाँ पर टोन करेंगे। खाने से दर्द बढ़ जाता है तो एक्सेस टाइप का है, तो स्टमक को सेलेक्ट करेंगे। एपिगैस्ट्रियम में भारी भारी लगता है, खाना पच नहीं रहा है, तो स्प्लीन में डेफिशिएंसी और ड्यू टू ह्यूमिडिटी, या तो स्प्लीन की डेफिशिएंसी हो गई है या फिर ह्यूमिडिटी आ गई है स्प्लीन में, तो उसके कारण भारा भारापन लगेगा, खाना पचता नहीं है, तो स्प्लीन की डेफिशिएंसी के उपचार हम देंगे SP3, SP6, HT36, CV12, UB20 और UB21, ये UB21 ये हम यहाँ पर टोन करेंगे। और ह्यूमिडिटी के लिए हम SP3, SP6, SP12, ये पॉइंट यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ह्यूमिडिटी जम गई है, उसको निकालना है, तो हम यहाँ पर इन पॉइंट्स को सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा पेट में दर्द। पेट में दर्द के लिए शौच के बाद पेट दर्द घट जाए, अगर मोशन आ जा रहा है उसके बाद में घट जाता है पेट में दर्द, तो ये एक्सेस टाइप है, तो लार्ज इंटेस्टाइन को यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन से ही इसका हम रिलेट कर सकते हैं, तो ये एक्सेस टाइप का है, तो लार्ज इंटेस्टाइन एक्सेस है। लेकिन अगर शौच के बाद में पेट दर्द बढ़ जाता है तो डेफिशिएंसी है, तो लार्ज इंटेस्टाइन को हम यहाँ पर टोन करेंगे। हाइपोगैस्ट्रिक पेन,
पेट के निचले भाग में, हाइपोगैस्ट्रिक पेट का निचला भाग होता है, वहां अगर दर्द हो रहा है तो यूबी में ह्यूमिड हेड बढ़ गई है, या फिर लिवर फायर गोइंग डाउन टू यूबी यूरिनरी ब्लैडर। लिवर फायर जो होती है वो चारों तरफ अटैक कर सकती है, अगर वो नीचे की तरफ जा रही है तो यूबी पे अटैक कर रही है तो वो हाइपोगैस्ट्रिक पेन, पेट के निचले भाग में दर्द हो सकता है। उसके लिए हम ह्यूमिड हेड इन यूरिनरी ब्लैडर, ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। यूटीआई के लिए भी बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, यूटीआई इन्फेक्शन के लिए UB22, UB28, UB63, SP6, SP9, CV3, ये पॉइंट्स हैं, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। UB22 बैकचू पॉइंट है ट्रिपल वार्मर का, UB28 यहाँ पर बैकचू पॉइंट है यूरिनरी ब्लैडर का, UB63 हमारा, UB63 आगे आएगा, ये जी ग्राफ पॉइंट है हमारा, और SP9 वाटर पॉइंट है स्प्लीन का। लिवर फायर गोइंग डाउन टू यूरिनरी ब्लैडर, तो इसके लिए हम लिवर 2, लिवर 14, गॉलब्लैडर 24, 34, UB18, 19, GB9, CV12, SP3, 6, 9, LI11, ये पॉइंट्स यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। UB18 हमारा लिवर का पॉइंट है, UB19 गॉलब्लैडर का बैक्शू पॉइंट है, LI11 होम्योस्टेटिक पॉइंट है, और हॉरेरी पॉइंट भी है यहाँ पर। तो ये सारे पॉइंट्स हम सेलेक्ट करेंगे, तो जो हमारी लिवर फायर जो अटैक कर रही है यूरिनरी ब्लैडर पे, वो ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट है फूड एंड टेस्ट। फूड, खाने से अगर रोग घट जाए, जैसे कि हमने देखा था कि शौच के बाद अगर घट जाता है, शौच के बाद पेट दर्द घट जाता है तो एक्सेस टाइप का है। पहले हमने ये भी देखा था खाने से दर्द घट जाता है तो डेफिशिएंसी का है, और खाने के बाद बढ़ जाता है तो एक्सेस टाइप का है। तो सेम है, खाने से रोग घट जाए तो डेफिशिएंसी का है, तो ये स्टमक डेफिशिएंसी के देंगे, या फिर कोल्डनेस है तो उसके लिए हम HT36, CV6, CV12, UB20 और UB21, ये पॉइंट यहाँ पर हम टोन करेंगे। खाने से रोग बढ़ जाता है तो ये एक्सेस टाइप का है, तो इसमें स्टमक हीट का उपचार करेंगे। स्टमक हीट के लिए हम P6, SP6, CV12, CV13, HT21, HT44, HT45, ये तीनों पॉइंट वापस से आए हैं यहाँ पर, इन पॉइंट्स को यहाँ पर हम स्टमक हीट के लिए सेलेक्ट करेंगे। HT44 हमारा वाटर पॉइंट है, HT44 पर अगर उपचार देते हैं तो म्यूकस, बेसिक म्यूकस उत्पन्न होता है जो हार्ट को जलाता है, उसको रोकता है, हार्ट बर्न को ये रोकता है, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। भूख की कमी होना, स्प्लीन की भूख की अगर कमी है तो कहीं ना कहीं स्प्लीन की डेफिशिएंसी है या स्टमक की डेफिशिएंसी है। स्टमक की डेफिशिएंसी के लिए हम HT36, CV12, HT21, सर इनको टोन करेंगे ना यहाँ पर, इन पॉइंट को टोन करेंगे। स्प्लीन की डेफिशिएंसी, जी सर, थैंक यू सर। स्प्लीन की डेफिशिएंसी के लिए हम SP3, SP6, HT36, CV12, UB20, UB21, ये स्प्लीन की डेफिशिएंसी की बहुत अच्छा पॉइंट है, इन पॉइंट को हम यहाँ पर टोन करेंगे। अब है हमारा हर समय भूख महसूस होना, तो खाया जा रहा है फिर भी भूख महसूस हो रही है कि भूख ही लगी जा रही है, ये डायबिटीज के भी बहुत अच्छे पॉइंट हैं। तो ये P6, SP6, ये स्टमक में हीट बढ़ी हुई है, वही सेम पॉइंट है, P6, SP6, CV12, CV13, HT21, HT44, HT45, ये पॉइंट्स हम सेलेक्ट करेंगे। फिर है खाने के बाद भरापन लग रहा है, तो ये रिटेंशन ऑफ फूड, कहीं ना कहीं तनाव है, भरापन लग रहा है, तो फूड रुक गया है, फूड आगे नहीं बढ़ रहा है, पाचन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी हम सेम पॉइंट P6, SP4, CV10, CV13, HT21, 44, 45, ये सारे पॉइंट यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, तो खाना आगे बढ़ने लगेगा। गरम भोजन और पेय पसंद करना, तो कोल्ड टाइप का है। अगर रोगी कह रहा है कि नहीं मुझे गरम भोजन खाना है, गरम हॉट ड्रिंक लेनी है, कॉफी पीनी है, चाय पीनी है, तो इसका मतलब रोग जो है वो कोल्ड टाइप का है, तो उसके लिए हम SP4, HT21, HT34 और CV13, इन पॉइंट्स को या तो हम टोन करेंगे या फिर हम यहाँ पर मेथी यूज करेंगे। अगर ठंडे भोजन और नहीं सिलेक्ट करना है, सर सेलेक्ट करेंगे क्या यहाँ पर, सिलेक्ट करें, मैंने गलत लिख दिया फिर, ठीक है सर। सिलेक्ट करेंगे या मेथी सिलेक्ट करेंगे या मेथी लगा देंगे तो ठीक है, मेथी तो कोई बात नहीं है, लेकिन सिलेक्शन है कोई भी टाइप, कोई भी कोल्डनेस होगी, हॉटनेस होगी, वो एनर्जी को बढ़ा रही है। ठीक है सर, ठीक सर, थैंक यू सर। अगर ठंडे भोजन और पेय पसंद कर रहा है तो ये हॉट टाइप का है। अगर वो पेशेंट कह रहा है कि मुझे ठंडी ठंडी चीजें खानी है तो ये हॉट टाइप का रोग है, तो इसमें हम P6, SP6, CV12, CV13 और HT21, 44 और 45, ये हीट इन स्टमक के पॉइंट है, तो इन पर उनको हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। भूख के बावजूद, भूख तो लग रही है लेकिन फिर भी उसका खाने का मन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इन ऑब्स्ट्रक्शन हो गया कहीं पर, या फिर फ्लूइड्स रुक गए हैं, तो स्प्लीन में फ्लूइड्स रुक गए हैं, भोजन रुक गया है कहीं ना कहीं,
तो उसके लिए हम sp3, sp6, sp9, st8 और cb12 ये सभी को सेडेट सबको यहाँ पर हम सेडेट करेंगे। बस सर आगे और लूँ या बस खत्म यही करूं? यही जी सर, रोक। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। देखिए इतना बड़ा वो है, उसको थोड़ा ध्यान देने की कोशिश आवश्यकता है। तो हम लोग खेमका सर को याद करेंगे, उनके एनर्जी सिस्टम को याद करेंगे और इस आधार पर काम करेंगे कि आप अपनी एनर्जी बढ़े, तो एनर्जी बढ़े, ज्ञान बढ़े, तो हम उसको ट्रांसफर करें, बैलेंसिंग का एटीट्यूड रखें और सब पूरी पीड़ित मानवता की रक्षा हो, यही प्रयास करना है। खेमका सर की बात को रखना है, उनके वजन, उनके शब्दों को वजन देना है, उनकी धारा को आगे बढ़ाना है। कैसे? ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग अभी आते हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम।